इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 22, 23 और 24 अक्टूबर को CET 12th लेवल का एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया है। टोटल ये एग्ज़ाम 6 चरण में आयोजित किया गया है। अब एक से अधिक चरण होती है तो पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। तो आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कौन से फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करूंगा, और नॉर्मलाइजेशन से कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम जो भी करवाता है, फिर चाहे वो आपका सूचना सहायक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, संगणक हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, महिला सुपरवाइजर का हो, या फिर आपका LDC हो, स्टेनोग्राफ हो, CT कोई भी भर्ती परीक्षा हो उससे जुड़े रिजल्ट को लेकर अपडेट हो, DV को लेकर अपडेट हो, या कोई भी भर्ती कोर्ट में फंसी हो तो कोर्ट के फैसले को लेकर अपडेट हो, या फाइनल रिजल्ट कट ऑफ को लेकर अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है समय समय पर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं राजस्थान एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। किसी भी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली उस पेपर में किया जाता है जिसका पेपर है वो एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित किया जाता है। यानी कि पेपर अगर एक शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर पेपर 2 शिफ्ट में हो, या 3 में हो, या 4 में हो, या फिर जितनी भी में हो, तब नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से ये होता है कि अगर किसी का पेपर टफ होता है और फिर किसी का पेपर इजी होता है, तो जिनका पेपर टफ होता है उनके फिर नंबर कम आते हैं, जिनका पेपर इजी होता है उनके नंबर ज़्यादा आते हैं तो कम, जिनका पेपर इजी होता है उन्हें फ़ायदा हो जाता है, पेपर टफ होता है उन्हें नुकसान हो जाता है। तो ये सभी को इक्वल करने के लिए पेपर में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जिससे कि जिनका पेपर टफ होता है उन्हें नॉर्मलाइजेशन के तौर पर नंबर है वो बढ़ा दिए जाते हैं, और जिनका पेपर इजी होता है उनके नॉर्मलाइजेशन के रूप में नंबर है वो कम कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपने लास्ट CET ग्रेजुएशन की भर्ती देखी होगी, उसके रिजल्ट में देखा होगा, या फिर पटवारी का भी देख लीजिए। पटवारी की जो 4th शिफ्ट थी, लास्ट शिफ्ट थी, उसमें नंबर कम हुए कि पेपर सिंपल था इसलिए उसका नंबर कम कर दिए। हालांकि राजस्थान की जो भर्ती होती है अधीनस्थ बोर्ड की, उसमें नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि अगर किसी के शिफ्ट में, जैसे कि पेपर 4 शिफ्ट में हुआ था और चौथी शिफ्ट का पेपर बहुत इजी था, तो फिर अगर उसमें अगर वो नंबर कम करेंगे, फिर चाहे वो 6 नंबर कम करे, 10 नंबर कम करे, तो वो उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट के कम कर देते हैं, वो ऐसा करते हैं। जबकि रियल में नॉर्मलाइजेशन में क्या, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होता है। रियल में ये होता है नॉर्मलाइजेशन में कि अगर आपके पेपर में आपका शिफ्ट का जो पेपर है वो इजी था या टफ था, अब वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पर कि उसने पेपर में, हालांकि CET में तो आपका नेगेटिव थी नहीं, लेकिन जिन पेपर में नेगेटिव होती है उनके बारे में भी मैं बता देता हूं। तो फिर वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि उस स्टूडेंट ने पेपर में कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें सही किए हैं और उसका नेगेटिव वाले क्वेश्चन कितने हुए, पूरी एक्यूरेसी देखते हैं, और उसके आधार पर फिर उसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होता है। फिर उसमें ऐसा नहीं होता है कि उसकी शिफ्ट में अगर 12 नंबर सबके कम हो रहे तो सभी स्टूडेंट के 12 कम होते हैं, तब वो उसी को फायदा होता है जिसने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं, कम क्वेश्चन है वो गलत किए हैं टोटल अटेम्प्ट में, उनके फिर ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं अगर शिफ्ट टफ होती है तो। और शिफ्ट इजी होती है तो फिर वो एक्यूरेसी के हिसाब से नंबर कम करते हैं। तो इस तरह से रियल में होता है। लेकिन इनका ये एक फॉर्मूला होता है बस हर शिफ्ट में, कि अगर इस शिफ्ट के नंबर 10 कम करने हैं तो सभी स्टूडेंट को उस शिफ्ट के नंबर 10 कम होते हैं, या फिर किसी शिफ्ट के 10 नंबर बढ़ाने हैं तो फिर उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट के 10 नंबर बढ़ते हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले के माध्यम से कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है इनका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। फॉर्मूला है SIJ इक्वल टू M प्लस XIJ माइनस MI अपॉन सिग्मा आई इंटू सिग्मा। अब यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा आई क्या है, XIJ क्या है, MI क्या है, M क्या है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आप देख सकते हैं SIJ यानी नॉर्मलाइजेशन स्कोर, यानी कि आपने जो ये वैल्यू कैलकुलेट की है उसके बाद जो स्कोर आ रहा है वो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, वो होता है SIJ। इसके बाद जो होता है कैपिटल M, ये होता है मीन ऑफ कंबाइंड रो स्कोर। अब यहाँ पर सिग्मा और कैपिटल M की वैल्यू है, जैसे कि CET 12th वाला एग्जाम हुआ था 6 चरणों में, तो 6 की 6 चरणों के लिए स्टूडेंट के लिए सिग्मा और M की वैल्यू सेम रहेगी सभी के लिए।
वो भी आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपको ये फॉर्मूला दिखाया जाएगा और उसमें वो वैल्यू बता दी जाएगी। जैसे कि लास्ट की भर्ती में इन्होंने बताया था एम की वैल्यू 118.9, वो पेपर पे डिपेंड करता है, वो फॉर्मूले से निकालते हैं, और सिग्मा की वैल्यू 33.40। तो ये वैल्यू भी इस बार भी अलग अलग वैल्यू होती है। तो इस बार भी यानी कि जो कैपिटल एम और सिग्मा की जो वैल्यू है वो सभी 6 की 6 चरणों में पेपर हुआ था, तो सभी के लिए कॉमन रहेगी ये वैल्यू एम और सिग्मा। वैल्यू चेंज कौन सी होती है? वैल्यू चेंज होती है सिग्मा आई और एम आई की। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कैपिटल एम का अर्थ होता है मीन ऑफ कंबाइंड रो स्कोर, सिग्मा का अर्थ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड रो स्कोर, XIJ यानी कि रो स्कोर ऑफ जे कैंडिडेट जे स्टूडेंट ऑफ द आई शिफ्ट, यानी कि XIJ यानी कि आपकी शिफ्ट में आपका स्कोर कितना है, यानी कि आपने 150 में से जितने क्वेश्चन सही किए उसमें आपका स्कोर कितना बन रहा है वो आपको लिखना है। जैसे भले ही 200 बने 250 बने जो भी बने वो आपको XIJ में पुट करना होता है। MI यानी मीन ऑफ रो स्कोर ऑफ आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट में MI की वैल्यू कितनी है। MI और सिग्मा आई की हर शिफ्ट में अलग अलग वैल्यू होती है। आप देख सकते हैं पिछले भर्ती परीक्षा में के परिणाम है, ये सीरीज जिन्होंने दिखाया है, जो ये मैं दिखा रहा हूँ ये ग्रेजुएशन का दिखा रहा हूँ, और इसमें भी CET में 12th में भी सेम फॉर्मूला है, ग्रेजुएशन के लिए भी नॉर्मलाइजेशन का सेम फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट के लिए सिग्मा आई और MI की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। अब यहाँ नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा किसको होता है? अब CET 12th का एग्जाम 6 चरणों में हुआ था, आपका एग्जाम कौन सी चरण में हुआ और आपकी शिफ्ट कैसी थी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब यहाँ फ़ायदा उसको होता है जिनका पेपर होता है टफ, उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं। नुकसान होता है जिनका पेपर होता है ईजी, उनके फिर नंबर कम होते हैं। अब अधीनस्थ बोर्ड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिनकी शिफ्ट टफ थी, मान के चलिए मैंने मान लिया कि 23 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट थी वो सबसे टफ थी, तो उस शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके नंबर बढ़ेंगे और सबके इक्वली नंबर बढ़ेंगे, यानी कि एक स्टूडेंट के अगर नॉर्मलाइजेशन से 12 नंबर बढ़ रहे तो सबके ही 12 नंबर बढ़ेंगे। और अगर मैं मान के चलूँ कि 23 तारीख के मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर ईजी था सबसे, तो नॉर्मलाइजेशन में उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट के नंबर कम होंगे, यानी कि एक अगर स्टूडेंट के नंबर 8 नंबर कम हो रहे हैं तो उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट के नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर कम होंगे। ये इस तरह से अधीनस्थ बोर्ड है वो नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं MI सिग्मा आई का शिफ्ट वाइज सभी की वैल्यू अलग अलग होती है, तो वो वैल्यू पुट करनी होती है। और उसके बाद इनटू सिग्मा, जिसका अर्थ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो स्कोर ऑफ आई शिफ्ट, यानी कि सभी 6 चरणों के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है वो सेम होती है। सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड रो स्कोर, सॉरी सिग्मा आई का अर्थ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो स्कोर। तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन जब आपका रिजल्ट आएगा CET 12th का है चाहे CET ग्रेजुएशन का, तब रिजल्ट के साथ आपको ये फॉर्मूला दे रखा होगा। तब आपको क्या करना होगा, M की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू ये तो आपको दे रखी होगी, सभी शिफ्टों के लिए सेम रहती है। MI की वैल्यू सिग्मा आई की वैल्यू आपको ये देखनी होगी कि आपकी शिफ्ट में इसका वैल्यू क्या दे रखी है, और XIJ में आपको अपना स्कोर लिखना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है। अब मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो इस बार आपको मालूम है कि 5 ऑप्शन भी देखने को मिला है पेपर में, तो इसलिए मार्क्स में भी फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव हुआ है। वो बदलाव आप सभी को मालूम है क्या है, जैसे कि आप सभी को मालूम है पेपर में 150 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि 300 नंबर का पेपर था, और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो फॉर्मूला आपका इतना ही है, RQ इंटू KF माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। अब पेपर में नेगेटिव नहीं थी, लेकिन अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा या कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ा है तो अब आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट दिया जाएगा। वो इस फॉर्मूले से कटता है, वो कैसे कटता है उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। तो अब इस फॉर्मूले को वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले आपको KF का अर्थ पता होना चाहिए। KF यानी की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। तो जैसे मैं वैल्यू पुट करके बता देता हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स मैंने मान लिया, पेपर आपका 300 नंबर का था तो मैंने लिखा 300, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में 150 क्वेश्चन थे मैंने लिखा 150, इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन। अब सेक्शन वाइज देखो, एक साथ देखो, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला, तो मैंने 150 लिख लिए। अपॉन मैंने नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, फिलहाल के लिए मैंने माना सभी वैलिड क्वेश्चन है, वो तो रिजल्ट आने के समय हमें पता चलता है कि पेपर से कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। वैलिड क्वेश्चन वो माने जाते हैं कि रिजल्ट के समय जब हमें पता चलता है, जैसे कि पेपर में अगर 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो पीछे बचे 148 क्वेश्चन वैलिड होते, तो वो हमें लिखने होते। फिलहाल के लिए मैंने मान लिया 150 के 150 क्वेश्चन वैलिड। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो की फैक्टर की वैल्यू आएगी 2। अब ये की फैक्टर की वैल्यू मुझे कहाँ पर पुट करनी होती है, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट करनी होती है RQ के इंटू KF की जगह। तो RQ मैंने मान लिया, मैंने पेपर में 100 क्वेश्चन सही हुए,
और के एफ को मैंने अभी निकाली वैल्यू 2 आई, तो ये मैंने पुट किया, माइनस मैक्सिमम मार्क्स। पेपर कितने नंबर का था? पेपर आपका 300 नंबर का था। नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, अब मैंने पहले भी आपको बताया अगर आप कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ोगे तो आपका नंबर कटेगा, और ऐसे अगर 10% से ज़्यादा खाली छोड़े तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि CET 12 में 150 क्वेश्चन थे, 15 से ज़्यादा खाली छोड़े तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट है, और 15 से कम खाली छोड़ने पर क्वेश्चन 1/3 नंबर कट जाता है। तो मैंने मान लिया 9 क्वेश्चन मैंने खाली छोड़े, तो मैंने लिख लिया 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे, तो मैंने लिख लिया 150 इंटू 3। अब 150 300 को मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 कटेगा, 3 से 9 कटा 3, तो 3 इंटू 2 आया 6। अब ये इसको वैल्यू पुट करूं तो 200 माइनस 6, पीछे रहा 194, तो ये मेरा स्कोर है। अब जब रिजल्ट आएगा तब आपका स्कोर 194 है। फिर इस स्कोर को आपको इस नॉर्मलाइजेशन में जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, इसमें आपको XI की जगह 194 पुट करना, बाकी MI सिग्मा और M उस फॉर्मूले के नीचे आपको वैल्यू दे रखी होगी। M और सिग्मा आपका हर शिफ्ट में सेम रहता है, और सिग्मा आई MI है वो हर शिफ्ट के लिए अलग अलग वैल्यू रहती है। तो इस फॉर्मूले से इस तरह से आपको अपने मार्क्स निकालने होते हैं, और नॉर्मलाइजेशन भी अधीनस्थ बोर्ड इस फॉर्मूले से करेगी। अब फ़ायदा कैसे होगा? फ़ायदा उसे ही होगा, आपका CET 22, 23, 24 अक्टूबर को आयोजित हुआ था, 6 चरणों में आयोजित हुआ। जिस चरण का पेपर सबसे कठिन हुआ उसे नॉर्मलाइजेशन में सबसे अधिक फ़ायदा होगा, और जिस शिफ्ट का पेपर सबसे आसान था उसे नॉर्मलाइजेशन में नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। अब वो 10 नंबर का अंतर आए, 2 नंबर का अंतर आए, 12 नंबर का अंतर आए, ये तो जब रिजल्ट आएगा तब उन्हीं के फॉर्मूले से ही पता चलेगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि कौन से फॉर्मूले से और किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं 22, 23, 24 अक्टूबर में से आपकी कौन सी शिफ्ट में पेपर था और आपकी शिफ्ट है वो आपको कैसी लगी थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।